जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अलग से, या फिर आप दोनों ही तरीके से अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। The liberation of oppressed people all across the world. I believe in the freedom of all colonized people. I believe that Palestinians have been subject to 75 years of a brutal open-air prison system of apartheid. And I oppose injustice anywhere, especially as a black man in America. I understand how the black struggle is connected to the freedom of Palestinian people. So I'm all in favor of the liberation of Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Genocide. It's a genocide. They're just blowing up civilians. Well, me as a black American, I experience violence and oppression from a police force that's trained by the Israeli army that's killing Palestinian children, dropping bombs on Palestinian hospitals as they suffer with terrible injuries from white phosphorus without any anesthetics or pain medication. Why Israel have to get out of Palestine and they leave the whole land to Palestinian people, not only Gaza, all Palestine. They have to leave Palestine. Just to support the Palestinian people, to be here for them. Honestly, so many innocent people died. It's disgusting to see this be okay. इसराइल की फौज की जीत का अच्छा रिकॉर्ड है। इसने 1948, 1967 और 1973 में कन्वेंशनल वॉर्स जीती थी। इसराइल ने 1996 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया था, और साथ ही उसने हिजबुल्लाह को तब पीछे भी ढकेल दिया था जब 2006 के कैंपेन ने इस ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया था। इजरायली फौज न सिर्फ अमेरिकी सपोर्ट के चलते मजबूत हैं, बल्कि इसलिए भी मजबूत हैं क्योंकि इसकी डॉक्ट्रिन, ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग से लेकर इसराइल की लीडरशिप तक इसे मिडिल ईस्ट की सबसे फॉर्मिडेबल लड़ाकू फोर्स बनाती है। गजा में जंग के बारे में ज्यादातर चर्चाएं ये मानती हैं कि आखिरी में इसराइल जीतेगा, लेकिन इसराइल के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है, और हमास के मुकाबले इसराइल की फौजी ताकत इतनी बड़ी है कि जीत के अलावा कोई भी नतीजा अनथिंकेबल है। पर सबसे अहम सवाल यह है कि कितने वक्त में, यानी किस टाइम फ्रेम में और किस कीमत पर। और उससे भी अहम बात यह है कि यह भी बहुत मुमकिन है कि गजा जंग इसराइल के इतिहास में पहली जंग हो सकती है जो इसराइली फौज ने लड़ी और हार गई। ये नुकसान इसराइल के लिए बेहद तबाही वाला और अमेरिका के लिए बहुत डैमेजिंग होगा। इसराइल की फौज ने वियतनाम जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका को नुकसान देने वाले उतार चढ़ाव वाले इतिहास से काफी हद तक परहेज किया है, जिसके बाद गड़बड़ नतीजों का एक रिकॉर्ड शुरू हुआ। अमेरिकी सेना ने लेबनान, सोमालिया, हैती में बिना किसी साफ जीत के जंग खत्म कर दी। वहीं इराक, अफगानिस्तान और सीरियाई इराकी सरहदी इलाकों में 9/11 के बाद की जंग सीरियस एफर्ट्स और सीरियस रिसोर्सेस के साथ शुरू हुई थी, लेकिन सालों की लड़ाई, अरबों डॉलर और हजारों अमेरिकी मौतों के बावजूद अमेरिका जीत हासिल करने में फेल रहा। इसराइल कभी कभी ये तर्क देता है कि सर्वाइवल के लिए उसकी जंगें लिटरली उसकी सरहदों पर लड़ी गई हैं, इसीलिए दूर दराज में लड़ी गई अमेरिका की जंगों से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसराइल ये भी तर्क देता है कि इसराइल में जनता सर्वाइवल के मामलों पर एकजुट है, जबकि वेस्टर्न पॉपुलेशन इसके मुकाबले में एकजुट नहीं है। वो कहते हैं इसराइल जीतेगा क्योंकि उसे जीतना ही होगा, लेकिन उसका क्या जो सबक अमेरिका के तरफ से लड़ी गई जंगों से मिलता है
कि कमजोर पार्टियां भी सही रणनीति के साथ जंग के मैदान में मजबूत पार्टियों को भी पीछे हटा सकती हैं। यहां पर सबसे अहम बात यह है कि हमास की फौजी जीत का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमास को जीत 1 या 5 साल में नहीं, बल्कि इसराइल को दशकों के स्ट्रगल में एंगेज करने से मिलती दिख रही है, जो फिलिस्तीनी एकजुटता को बढ़ाती है और इसराइल के अलगाव को बढ़ाती है। इस सिनेरियो में हमास गुस्से में गजा में घिरी हुई आबादी को अपने चारों तरफ इकट्ठा करता है। ग्लोबल साउथ मजबूती के साथ फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ जुड़ गया है। यूरोप इजरायली सेना के ज्यादतियों के चलते थोड़ा पीछे हट गया है और इसराइल पर एक अमेरिकी बहस छिड़ चुकी है, जिसने 1970 के दशक की शुरुआत से इसराइल को मिल रहे फुल सपोर्ट को कम करने की बहस को बढ़ा दिया है। रीजनल जंग की सुगबुगाहट हमास के लिए काफी फेवरेबल है, जिससे इसराइल के साथ गठबंधन की कीमत के बारे में ग्लोबल बहस छिड़ चुकी है। इस प्रोसेस के जरिए से अपनी एकजुटता बनाए रखने की इसराइल की कैपेबिलिटी हमास की फिक्र बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद इसराइल को उसके इंटरनेशनल साझेदारों से अलग करना और उसे अछूत में बदल देना है, जैसा कि हमास यकीन करता है। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए हमास को बहुत मजबूत होने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ स्टेबल रहने की जरूरत है। इसराइल को हराने के लिए इनफ ताकत पर भरोसा करने के बजाय वो इसराइल को हराने के लिए इसराइल की ही ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। इसराइल की ताकत फिलिस्तीनी सिविलियंस को मारने, फिलिस्तीनी बुनियादी ढांचे को तबाह करने और रिस्ट्रेंट यानी संयम के ग्लोबल कॉल्स यानी आह्वान को नजरअंदाज करने और अनसुना करने की इजाजत देती है। ये सभी चीजें हमास के इसराइल को अलग थलग करने के मकसदों को आगे बढ़ाती है। हमास इस रास्ते में कई लड़ाइयां हारने का प्लान बना रहा है। 7 अक्टूबर को हमास को मिले अनबिलीवेबल सक्सेसेस ने फिलिस्तीनियों की आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करा है, जो इम्पॉसिबल बाधाओं के खिलाफ भी जीत को चरिश यानी संजोते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल शर्त लगा रहा है कि वो जीतने के लिए जरूरत के मुताबिक हमास लड़ाकों को तेजी से मार सकता है और वो बाद में डिटेल मसले को सुलझाएगा। हमास का गोल है कि लगातार मजबूती से टिके रहना। अब सवाल यह है कि हमास की हार पक्की करने के लिए इसराइल को क्या करना होगा। जानकारों का मानना है कि 2 चीजें सबसे अहम हैं और कोई भी पूरी तरह से फौजी नहीं है। पहली, इसराइल को फिर से ग्लोबल सपोर्ट वापस हासिल करना है, जिसे इसराइल ने हमास के जाल में फंसकर खो दिया है। इनमें से सबसे अहम मुल्क इसराइल के आसपास के हैं, जो फौरन सीज फायर की मांग कर रहे हैं, जिसे इसराइल लगातार अनसुना करता जा रहा है। दोस्तों, एयरफोर्स की ताकत की शुरुआत के बाद से देशों ने दुश्मनों पर बमबारी करके उन्हें कब्जा करने और नागरिक मनोबल को तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन ये थ्योरी अब काम नहीं आ रही है, क्योंकि आबादी अपनी ही सरकारों के खिलाफ उठ चुकी है और सियासत बदल रही है। जबरदस्ती सजा देने की यह रणनीति सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इतिहास उस जंग में शहरों पर अंधाधुंध बमबारी को सिर्फ प्लेस नेम ऑफ द टारगेट के नाम से याद करता है, जैसे हैम्बर्ग 40,000 मरे, डॉर्मस्टेट 12,000 मरे और ड्रेसडेन 25,000। अब इस बदनाम लिस्ट में गजा का नाम भी जुड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद मौजूदा मिलिट्री ऑपरेशन की बराबरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलीज मुल्कों की लड़ाई से करी है, इस बात से इनकार करते हुए कि इसराइल आज कलेक्टिव पनिशमेंट में शामिल है। उन्होंने बताया है कि कोपेनहेगन में गेस्टापो हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाते हुए रॉयल एयरफोर्स के हमले में कई स्कूली बच्चे मारे गए थे। नेतन्याहू ने जिस बात को मेंशन नहीं किया वो ये थी कि सिविलियन नागरिकों को कलेक्टिव तौर से पनिश करने की कोई भी कोशिश हकीकत में कामयाब नहीं हुई है। जर्मनी में 1942 में शुरू हुई एलिड मुल्कों की बमबारी कैंपेन ने सिविलियंस पर कहर बरपाया, एक के बाद एक शहरी इलाकों को तबाह कर दिया और अल्टीमेटली जंग के आखिरी तक कुल 58 जर्मन शहरों और कस्बों को तबाह कर दिया गया था। लेकिन एलिड ऑफिशियल्स की कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शंस के बावजूद इस बमबारी ने कभी भी सिविलियन मोरल को कम नहीं किया या एडोल्फ हिटलर के खिलाफ विद्रोह को एनकरेज नहीं किया। दरअसल इस बमबारी ने जर्मनों को और ज्यादा मजबूती से जंग लड़ने के लिए एनकरेज कर दिया। हकीकत में इतिहास में कभी भी किसी बमबारी कैंपेन के चलते टारगेट करी जा रही आबादी को अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करना पड़ा। अमेरिका ने कई बार इस रणनीति को आजमाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोरियाई जंग के दौरान उसने नॉर्थ कोरिया में 90% बिजली प्रोडक्शन को तबाह कर दिया। वियतनाम जंग में उसने नॉर्दर्न वियतनाम में तकरीबन उतने ही पावर प्लांट तबाह कर दिए और खाड़ी जंग में अमेरिकी हवाई हमलों ने इराक में 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को रोक दिया।
लेकिन इनमें से किसी भी मामले में वहां की अवाम अपनी सरकार के खिलाफ नहीं हुई और यही ऐतिहासिक पैटर्न गजा में खुद को दोहरा रहा है। तकरीबन 2 महीने के भारी फौजी ऑपरेशन के बावजूद तकरीबन पूरी दुनिया की तरफ से करे जा रहे सीज फायर की मांग को अनसुना करते इसराइल सिविलियंस पर बमबारी कर रहा है, लेकिन इसमें इसराइल ने सिर्फ मामूली नतीजे ही हासिल करे हैं। किसी भी मीट्रिक के मुताबिक हमास को मामूली हार भी नहीं मिली है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दे दिया गया है, या फिर आप दोनों ही तरीके से अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।